हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से होगा और टॉपिक होगा मोहम्मद गौरी, जो कि संबंधित है गौर वंश से और इसका दूसरा नाम शंशवानी वंश भी है। इससे पहले मुस्लिम आक्रमण से संबंधित दो टॉपिक्स मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में पहले उन वीडियोस को देख लें, ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है मध्यकालीन भारत के इतिहास का वो अच्छा हो पाए। और टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल प्रेस कर दें, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अब एक नया टॉपिक जो कि आज है मोहम्मद गौरी से संबंधित, वो आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को, और टॉपिक को मैप के जरिए पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ पाए। तो बात करते हैं उस समय की जब महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में, और उसके बाद जो यहाँ पर अफ़गानिस्तान का क्षेत्र था वहीं पर एक गजनी साम्राज्य था। उसके बाद गजनी साम्राज्य में मोहम्मद गजनबी के बाद नए जो शासक थे वो उभर कर नहीं आ पाए। जो थे वो इतने प्रतापी नहीं थे, तो इसलिए जो है गजनी साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। और वहीं पर ही उसी साम्राज्य में एक छोटा सा राज्य था गौर प्रदेश। तो गौर प्रदेश में एक शासक उभर करके आता है जिसका नाम होता है शंशवानी वंश, या गौर वंश के नाम से भी उसे जानते हैं। तो इसका जो संस्थापक होता है उसका नाम कुतुबुद्दीन हसन है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो इसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन हसन था, और इसके 6 बेटे हुए। तो 6 बेटों में भी बहुत ज़्यादा संघर्ष चला साम्राज्य का को विस्तार करने के लिए। पर जो था एक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी करके एक शासक बनता है, और वो ही जो है फिर अपना साम्राज्य का विस्तार करता है। तो इसी टॉपिक को आज डिटेल से पढ़ेंगे, मैप के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका परिचय मैंने आपको बताया कि जो कुतुबुद्दीन हसन था वो इसका संस्थापक था। फिर इसके 6 पुत्र हुए, जिसमें शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका प्रमुख शासक बना। अब इनका उद्देश्य की बात करते हैं। जब भी कोई अपना साम्राज्य विस्तार करता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य के चलते इसका जो उद्देश्य था, मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था वो मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। पर वहीं अगर महमूद गजनवी की बात की जाए तो उसका जो उद्देश्य था सिर्फ भारत से धन संपत्ति को लेकर के अपने प्रदेश लौटना था। तो वहीं इन दोनों का जो उद्देश्य है वो भी बहुत अलग था। इसलिए जो मोहम्मद गौरी है इसी को ही मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है भारत में, यही कारण है। तो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ मैप के जरिए कि किस तरह से अब मोहम्मद गौरी सबसे पहले कहाँ आक्रमण करता है और किस तरह से वो भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले जो मोहम्मद गौरी होता है वो मुल्तान के क्षेत्र पे आक्रमण करता है। कब? 1175 ईस्वी में। ठीक है, तो सन को भी याद रखेंगे। तो ये यहाँ पर इसकी सबसे पहली जीत होती है 1175 ईस्वी में, जब जो कि भारत का ही एक भाग था उस समय, मुल्तान। तो यहाँ पर इसकी पहली विजय होती है। उसके बाद जब इसकी विजय होती है तो ये बहुत खुश होता है और अपना साम्राज्य और भी ज़्यादा विस्तार करना चाहता था। तो फिर उसके बाद 3 साल बाद ये आक्रमण करता है कहाँ? गुजरात पे, जहाँ उस समय यहाँ पर था चालुक्य का साम्राज्य, जिसके जो शासक थे उस समय भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। और इस समय ये थे अल्फयस। तो इनकी जो इनका जो सहयोग देती थी इनकी विधवा माता नाइक देवी भी देती थी। तो कहीं पर ये भी ऑप्शन में आ जाता है। तो पहली बात तो कहीं पर भीम द्वितीय आएगा, कहीं पर मूलराज द्वितीय आएगा। पर जब 1178 ईस्वी में जब ये गुजरात में आक्रमण करता है तो मोहम्मद गौरी की यहाँ पर हार हो जाती है, और यही पहली हार होती है मोहम्मद गौरी की
भारत में। और ये कहीं कहीं बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी की पहली हार कब होती है। तो कब होती है? 1178 ईस्वी में। किसके द्वारा होती है? तो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय के द्वारा। और किस वंश के द्वारा होती है? तो चालुक्य। तो मैंने 3 अलग अलग क्वेश्चंस बता दिए हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह बनकर आ जाते हैं। तो उसके बाद जब इसकी हार हो जाती है तो फिर लौटता है गौर प्रदेश। तो गौर प्रदेश लौटने के क्रम में फिर वो आक्रमण दोबारा से करता है। जब वो लौटता है 1178 में, उसके बाद बहुत ज़्यादा ये संघर्ष करता है, उसके बाद अपनी सेना को मजबूत करता है। तो फिर ये दोबारा आता है और यहाँ पर जो संघर्ष होता है वो होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191, जो कि प्रथम तराइन का युद्ध नाम से जाना जाता है। तो उसमें जो पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो प्रथम तराइन का युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। तो अब दूसरी हार हो गई मोहम्मद गौरी की भारत में। फिर मोहम्मद गौरी जो है वो दोबारा से गौर प्रदेश लौटता है। 1 साल तक खूब प्रयास करता है, अपनी सेना को मजबूत करता है। पर जो पृथ्वीराज चौहान होता है, तो पृथ्वीराज चौहान ये सोचता है कि हमारे सेनापति ने ही मोहम्मद गौरी को इतना आसानी से हराकर उसके प्रदेश वापस भेज दिया। तो अब जब दोबारा से आक्रमण करेगा तो उसी तरह हम इसको दोबारा से हरा देंगे। तो पृथ्वीराज चौहान होता है वो संघर्ष नहीं करता, वो ऐसा कोई प्रयास नहीं करता। पर वहीं गौर प्रदेश में मोहम्मद गौरी बहुत ज़्यादा प्रयास करता है और उसको यहाँ पर 2 सेनापति मिलते हैं। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी, जो कि आगे चल कर के कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो ये जो है दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक्स इसको समझिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था। तो वो मोहम्मद गौरी का दास था। तो उसको 2 सेनापति मिलते हैं। तो उनके नेतृत्व में भी बहुत संघर्ष करते हैं ये लोग और दोबारा से 1192 में दोबारा से आक्रमण करते हैं। और इस समय जो कि पृथ्वीराज चौहान हार जाता है क्योंकि ये संघर्ष नहीं कर रहा होता। और दूसरी बात, क्योंकि इसको यहाँ पर इन शासकों से भी सहयोग इसलिए नहीं मिला, क्योंकि चालुक्य से भी इसलिए सहयोग नहीं मिला क्योंकि जो राजपूत वंश थे उनके आपस में भी संघर्ष देखने को मिलता है। कन्नौज से इसलिए संघर्ष नहीं मिला क्योंकि कन्नौज की जो यहाँ पर शासक था जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। तो संयोगिता का अपहरण कर करके पृथ्वीराज चौहान इससे शादी कर लेता है। तो इनके जो है संपर्क खराब हो जाते हैं, इनके रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो इनसे भी मदद नहीं मिलती। पर जो चौहान वंश था वो दिल्ली तक ही सीमित था, क्योंकि दिल्ली में भी चौहान वंश ही था। मैंने यहाँ पर इसलिए ऐसा एरो लगाया है क्योंकि चौहान वंश अजमेर से लेकर दिल्ली ये जो था पूरा चौहान वंश था। क्योंकि चौहान जो दिल्ली का संस्थापक था वो तोमर वंश था। तोमर वंश ने ही दिल्ली की जो थी स्थापना की थी। तो वहाँ का राजा उस समय अनंगपाल था। पर होता ये है कि चौहान पृथ्वीराज चौहान के जो पिता होते हैं उनकी शादी हुई होती है दिल्ली के रानी से, जो कि अनंगपाल की बेटी होती है। तो उनके जो पुत्र एक भी नहीं होता, अनंगपाल का जो है उत्तराधिकारी कोई भी नहीं होता। तो वो पृथ्वीराज चौहान को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। तो इस तरह से जो चौहान साम्राज्य था वो दिल्ली तक फैला हुआ था। और जब द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है, तो ये साम्राज्य जो है इतना विस्तार हो जाता है मोहम्मद गौरी का। अब उसका मेन जो एम था, जो मुख्य उसका लक्ष्य था, वो था कन्नौज को जीतना। कन्नौज क्योंकि एक बहुत ज़्यादा व्यापारिक केंद्र था, तो सबकी नज़र कन्नौज पे रहती थी। तो कन्नौज जब इसको जीता, दिल्ली से जब चौहान ये साम्राज्य जितना भी चौहान वंश का था, उसके बाद जो मोहम्मद गौरी होता है वो आक्रमण करता है कन्नौज पे। तो यहाँ पर होती है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। ठीक है, आप सन भी याद रखेंगे, 1194 में। उसके बाद यहाँ पर भी मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है, जयचंद की हार हो जाती है।
तो इस तरीके से जो मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य है वो इतना विस्तार हो जाता है। उसके बाद बात आती है कि मोहम्मद गौरी जो है यहीं रह कर के शासन चलाता है, भारत में ही रहता है, या गौर प्रदेश वापस लौट जाता है। तो जो मैंने आपको बताए थे कि इसके दो जो थे सेनापति, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी, तो वो यहीं इनको ही जो है आगे यहाँ का जो है संस्थापक बना देते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो लाहौर से अपना शासन चलाता है, जो कि हम दिल्ली सल्तनत में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और जो बख्तियार खिलजी होता है, बख्तियार खिलजी का एक एम और होता है, वो बंगाल और बिहार का जो है यहाँ अटैक करता है, यहाँ आक्रमण करता है। और बंगाल में उस समय लास्ट में मैंने पढ़ाया था सेन वंश में यहाँ पर सबसे लास्ट में जो शासक होता है वो लक्ष्मण सेन होता है। और जब बख्तियार खिलजी यहाँ आक्रमण करता है तो लक्ष्मण सेन जो होता है डर के मारे अपना किला छोड़ करके भाग जाता है। और इसी के चलते जो बख्तियार खिलजी है वो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सब को ध्वस्त कर देता है और अपना यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर देता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि मोहम्मद गौरी ने कितना साम्राज्य विस्तार किस तरीके से किया। तो यही जो फैक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से अब याद करने हैं। मैंने मैप के जरिए आपको बता दिया कि किस किस तरीके से जो है मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य विस्तार भारत में हुआ था। अब चलिए पढ़ते हैं इनके जो फैक्ट्स हैं। तो परिचय मैंने आपको बता दिया कि कुतुबुद्दीन हसन था जो कि गौर प्रदेश का संस्थापक था। और उसके बाद एक प्रमुख शासक उभर के आता है मोहम्मद गौरी, जो कि प्रमुख शासक होता है। इसका उद्देश्य जो होता है मुस्लिम राज्य की स्थापना करना होता है। प्रथम आक्रमण जो होता है वो 1175 ईस्वी में मुल्तान में होता है। तो प्रथम आक्रमण का आपको सन याद रखना है, और कहाँ करता है तो मुल्तान में करता है, और ये इसकी प्रथम जीत भी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुजरात पर आक्रमण 1178 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आक्रमण होता है वो माउंट आबू के क्षेत्र में होता है। और पर इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम हार होती है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो किसके द्वारा हुई? भीम द्वितीय के द्वारा। इसका दूसरा नाम मूलराज द्वितीय भी है। कहीं कहीं एग्जाम में ऐसा होता है कि बच्चों ने भीम द्वितीय पढ़ा होता है और ऑप्शन में मूलराज द्वितीय आ जाता है, और वो ऑब्जेक्शन फॉर्मेट भर देते हैं कि जो इसका आंसर होना चाहिए वो मूलराज द्वितीय होना चाहिए, भीम द्वितीय नहीं होना चाहिए। तो बात ये है कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं, भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय। तो इसमें भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। मुझसे कई बार क्वेश्चंस किए हैं स्टूडेंट्स ने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये दोनों जो हैं एक ही व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं प्रथम तराइन युद्ध की, जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया। अब जो पृथ्वीराज चौहान की बात की जाती है, आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि ये पृथ्वीराज तृतीय की बात की जाती है। अगर ऑप्शन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए तो आपको तृतीय पे टिक लगाना है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो पृथ्वीराज तृतीय हैं। इस समय प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और गौरी की हार हो जाती है। इसी के चलते गौर प्रदेश जाकर के जो मोहम्मद गौरी है वो दोबारा से संघर्ष करता है। फिर उसको इतने में दो सेनापति मिलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। फिर ऐसे में ये होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान होता है उसको लगता है कि हम दोबारा से अगर आक्रमण करेगा मोहम्मद गौरी तो हम दोबारा से इसको हरा देंगे, पर ऐसा नहीं होता। बहुत तैयारी के बाद द्वितीय तराइन युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है और गौरी की जीत हो जाती है। इसके चलते ही जो ये राजस्थान दिल्ली का जो एरिया था, जो क्षेत्र विस्तार था, वो साम्राज्य अपने साम्राज्य में मोहम्मद गौरी मिला लेता है। तो इस युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, तो वो है द्वितीय तराइन युद्ध 1192 का। ठीक है, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद युद्ध होता है चंदावर का युद्ध, जिसको जो मेन लक्ष्य था, मुख्य लक्ष्य था
मोहम्मद गौरी की कन्नौज पर विजय पानी है। तो चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, जिसमें दोबारा से एक बार और मोहम्मद गौरी को जीत मिलती है और जयचंद जो कि वहाँ का शासक होता है, वहाँ का राजा होता है, उसकी हार हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, कन्नौज जीत के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया। तो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज विजय के बाद देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई सिक्कों पे और दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कन्नौज विजय के बाद या किस विजय के बाद, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने सिक्के ऐसे चलाए कि एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ था। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मैप के जरिए और फैक्ट्स के जरिए। तो अब चलते हैं थोड़ा और आगे, इन फैक्ट्स को पढ़ते हैं। गौरी अंतिम बार भारत में 1205 में आया और 1206 में वापस गौर लौटने के क्रम में उसकी हत्या हो जाती है। तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में उसकी हत्या हो जाती है। तो आपको कभी कभी देखिए, अगर थोड़ा हाई लेवल का पेपर है, पीएससी का पेपर है, तो आपको वहाँ पर सिर्फ सन नहीं पूछा जाता, वहाँ पर आपको डेट भी दी जाती है। तो डेट भी आपको एक बार देख लेनी होती है। अगर ऑप्शन आते हैं तो फिर आपको एकदम से क्लिक हो जाता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। तो आपको डेट भी अच्छे से याद में रखनी है कि 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। अब देखिए, मोहम्मद गौरी की हत्या के बारे में भी कहीं जो है इतिहासकारों की कहानियां प्रचलित हैं। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान की जब हार हो जाती है द्वितीय तराइन युद्ध में, तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। तो इसके क्रम में जो पृथ्वीराज चौहान है वो बहुत संघर्ष कर रहा होता है, कूटनीतियां बना रहा होता है। तो जब सूचना मिलती है मोहम्मद गौरी को, तो मोहम्मद गौरी इसकी आंखें फोड़ देता है। तो पृथ्वीराज चौहान तीर चला करके मोहम्मद गौरी की हत्या कर देता है। तो एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी ये है कि आपने चंद्रबरदाई का नाम सुना होगा, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। उसमें ये लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गौरी की हत्या की। इस तरह से एक कहानी ये भी प्रचलित है। तीसरी कहानी ये है कि जब 1206 में वो गौर प्रदेश वापस लौट रहा था, तो उस क्रम में एक खक्कर जातियां थी। तो खक्कर जाति ने ये सोचा हुआ था कि इस बार अगर मोहम्मद गौरी रास्ते में मिलेगा तो उसका खात्मा कर देना है। तो खक्कर जातियों के द्वारा जो है मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से कहानियां प्रचलित हैं। कहानियों से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस आपको तिथि याद रखनी है कि किस तिथि में मोहम्मद गौरी की हत्या की गई, क्योंकि कहानियाँ अलग अलग है। हर इतिहासकार अपनी कुछ कहानियाँ देता है, कुछ कहानियाँ लिखता है। तो कहानियाँ कौन सी सही है, इसमें ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कहानी को हम सच माने। इसलिए आपको सिर्फ इसकी डेट याद रखनी है। 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। अब दो सेनापति जो थे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चल कर के दास वंश, ममलूक वंश या गुलाम वंश, ये तीनों एक ही वंश है, इसकी स्थापना करते हैं और ये लाहौर शहर की स्थापना करता है और यहीं से अपना शासन चलाता है। तो एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो आपको लाहौर टिक करनी है। अब दूसरा जो सेनापति था मोहम्मद गौरी का, बख्तियार खिलजी, वो बिहार बंगाल पर विजय पाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा मुस्लिम शासक था, कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जिसने बिहार और बंगाल पर विजय पाई। क्योंकि देखिए, ना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ना ही मोहम्मद गौरी ने बंगाल और बिहार पर विजय पाई, जो कि मुस्लिम शासक थे। तो पहला मुस्लिम शासक जो है बख्तियार खिलजी है, जिसने बिहार और बंगाल पर विजय पाई। इस क्रम में चलते इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और जो वहाँ का सेन राजा था बंगाल में, लक्ष्मण सेन, वो डर के मारे अपना किला छोड़कर चले जाता है और वहाँ पर बख्तियार खिलजी अपना जो है साम्राज्य की स्थापना करता है और इस तरह से साम्राज्य का विस्तार बंगाल बिहार तक हो जाता है।
तो ये तो थे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मोहम्मद गौरी के टॉपिक से थे, आपको इनको अच्छे से रिवाइज करने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो नोट है वो आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध संत शेख मोहिउद्दीन चिश्ती भारत आए और इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। जब मैं चिश्ती संप्रदाय पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो मोहिउद्दीन चिश्ती थे वो किसके साथ भारत आए थे और किसके समय में भारत आए थे। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोहिउद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे और किस शासक के टाइम पर भारत आए थे, तो आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए ये। अब आपको दोबारा से इस वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है मैप के जरिए मोहम्मद गौरी का साम्राज्य विस्तार किस तरह से हुआ। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं सल्तनत काल की ला सकती थी, पर एक टॉपिक बचता है राजपूत वंश, जिससे कि बहुत से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो वो आपको वो भी अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं उस टॉपिक से। तो दिल्ली सल्तनत को शुरू करने से पहले एक टॉपिक आएगा राजपूत वंश। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, राजपूत वंश जो टॉपिक होगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।